हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। मुगल कालीन प्रशासनिक ढांचा। देखिए, मुगल कालीन प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार थी ये जानेंगे तो हमें काफ़ी जो है बहुत कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि मुगल कालीन प्रशासनिक जो ढांचा थी वो किस प्रकार थी और किसको क्या नाम से जाना जाता है, ये जब पूरा आप बात समझिएगा तो आपको क्लैरिटी आती चली जाएगी। कहते हैं अगर देखा जाए तो मुगलों ने सल्तनत और शेर शाह की प्रशासनिक प्रणाली कई विशेषता बनाई रखी। शेर शाह के प्रशासन काल में प्रांगण गांवों का समूह होता था और सरकार प्रांगणों का समूह होता था, और सरकारों के समूह के कुछ कुछ सूबों अथवा प्रांतों जैसे थे कि प्रशासनिक कार्य को विशिष्ट अधिकारियों के नियंत्रण में रखा गया था। हर एक सरकार या प्रांगण या सूबा एक किसी न किसी अधिकारियों के नियंत्रण में रखना स्वाभाविक बात है, नहीं तो कहते हैं यहाँ पर विद्रोह होना एक लाजमी थी। मुगलों ने कई नई क्षेत्रीय इकाई बनाई जिससे सूबा कहा जाता था, और जागीर और मानसब प्रणाली की संस्थाओं को भी मुगलों द्वारा ही आरंभ की गई थी। यदि हम यहाँ पर देखें मुगल कालीन के समय केंद्रीय प्रशासन का क्या विशेषता थी, तो ये जान के आपको हैरानी होगी कि सबसे पहला जो स्थान होता था उस समय सम्राट का होता था। कहते सम्राट प्रशासन का सर्वोच्च प्रधान हुआ करता था और उसके नियंत्रण में सभी सैन्य और न्यायिक शक्तियाँ होती थी। ठीक है, मुगल प्रशासन में सभी प्रकार की अपनी शक्तियों और स्थिति के लिए सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। सम्राट को यह अधिकार था कि वह अपनी इच्छा शक्ति से अधिकारियों को नियुक्ति भी करता था और उनकी पदोन्नति भी कर सकता था और उन्हें हटाया भी जा सकता था। सम्राट पर जो है स्थानगत अथवा अन्यथा कोई दबाव नहीं होती थी जिसको करने में वो सक्षम नहीं रहता था। सम्राट अपने कार्य सुगमता से कर सके इसके लिए कुछ विभाग भी बनाए गए थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आगे जो हमारा टॉपिक है, मुगल साम्राज्य में जो है वकील और वजीर की क्या पोजीशन थी। कहा जाए तो वजारत और वकीलत दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जा सकता था का स्थान दिल्ली सल्तनत के दौरान भी कुछ रूपों में मौजूद था। वजीर का पद दिल्ली सल्तनत में अफगान शासकों के काल में काफ़ी उत्कृष्ट स्थिति खो चुका था, यानी अपनी उच्चतम स्थिति को खो दिया था, और वजीर के पदों के मुगलों ने फिर चालू किया। बाबर हुमायूं के वजीर अत्यधिक शक्तिशाली हुआ करते थे। अकबर के मंत्री बैरम खां जो 1556 से 60 के काल में वकील वजीर की असीमित शक्तियां प्राप्त थी। आप समझ सकते हो कि इस समय जो है बैरम खान को काफ़ी शक्तियां मिली हुई थी और वह पूरा ही जो है मुगल साम्राज्य को देखभाल करता था। अकबर ने वजीर की शक्तियों को कम करने के लिए बाद में उसे वित्तीय शक्तियां छीन ली थी और इससे वजीर की शक्तियों को बड़ा झटका लगा था, क्योंकि जब अकबर स्वयं ही सक्षम हो गया था तो उसने वजीर की सारी शक्तियों को छीन लिया था और अपने नियंत्रण में कर लिया था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है दीवाने कुल। देखिए, दीवाने कुल क्या था। दीवाने कुल मुख्य दीवान था और यह राजस्व और वित्त के लिए उत्तरदायी था। अकबर ने दीवान को राजस्व शक्ति सौंप कर दीवान के कार्यकाल को मजबूती प्रदान किया था। दीवान सभी विभागों के सभी लेन देन तथा भुगतानों को जांच एवं निरीक्षण करता था और प्रांतीय दीवानों के जो है देख रेख भी किया करता था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात है मीर बख्शी। आखिर मीर बख्शी कौन होते थे। मीर बख्शी सेना के प्रशासन के संबंधित सभी मामलों को देखा करते थे। मान सेवादार की नियुक्तियों के आदेश था, उनके वेतन के कागजातों को जो है समर्थन प्रदान करता था और उन्हें स्वीकृति भी प्रदान करता था। वह इस बात पर जो है सख्ती से निगरानी रखता था कि मान सेवादारों द्वारा शस्त्रों को और युद्ध सामग्री का उचित रखरखाव किया जा रहा है। सेवा मांगने वाले नए सदस्यों की जो है सम्राट के सामने मीर बख्शी द्वारा प्रस्तुत किया जाता था, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण पद था। उसके पश्चात था सदर उस सदर, यानी सदर उस सदर पुरोहित संबंधी विभाग का मुखिया था। उसका मुख्य कार्य शरीयतों के कानूनों की रक्षा करनी थी। सदर का कार्य योग्य व्यक्ति और धार्मिक संस्थाओं के भत्ते और वजीफे बांटा करता था। अकबर के शासन काल के पहले 25 वर्ष के दौरान इसने इस कार्य को जो है अत्यधिक आकर्षक बना दिया था और 1580 में जो महजर की घोषणा ने इसको अधिकार सीमित कर दिए थे, यानी 1580 के दशक में जो था इसकी शक्तियाँ बिल्कुल सीमित हो गई थी और महजर के अनुसार धार्मिक विद्वानों के विचारों में काफ़ी मतभेद होने पर अकबर का विचार मान्य होता था।
यह अधिकारी धार्मिक और जो है धर्मार्थ उद्देश्य के लिए दी जाने वाली राजस्व मुक्त जो अनुदानों के मामले का भी निर्धारण किया करते थे। बाद में राजस्व मुक्त अनुदान प्रदान करने के लिए भी सदर के अधिकारों पर जो है अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए थे। उसके पश्चात कहते हैं महतसिव जो है लोक आचरण नियंत्रक होता था कि नियुक्ति आचार संहिता नियमावलियों के सामान्य अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए की जाती थी और यह वजन माप की जो जांच करता था और उचित कीमत आदि को लागू भी करता था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात है मीर सामा। देखिए मीर सामा क्या था? कहते हैं मीर सामा शाही कारखानों का प्रभावी अधिकारी था और उसकी शाही परिवार के लिए सभी प्रकार की खरीदारी करना उसके भंडारण की जिम्मेदारी थी। वो शाही परिवार के उपयोग हेतु विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर भी निगरानी रखता था। यानी ये सारे कार्य शाही परिवार को देख रेख करना मीर सामा के अंतर्गत ही निहित थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष है प्रांतीय प्रशासन। देखिए प्रांतीय प्रशासन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि देखा जाए तो अकबर ने मुगल साम्राज्य को 12 प्रांतों अथवा सूबों में विभाजित कर दिया था। यानी 12 सूबों में विभाजित करना उसकी सबसे बड़ी जो थी इम्पोर्टेंट थी। कहते ये प्रांत थे इलाहाबाद, आगरा, अवध, अजमेर, अहमदाबाद, बिहार, बंगाल और दिल्ली, काबुल, लाहौर और मलवा और सुल्तान। कहते मुल्तान जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। बाद में अहमदनगर, बरार और खड़देश के सम्मिलित कर लिया गया। यानी बाद में इन 2-3 जो है सूबे को जो है सम्मिलित किया गया, लेकिन ये 12 सूबे जो थे काफ़ी महत्वपूर्ण थे। मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ ही प्रांतों की संख्या भी बढ़कर 20 हो गई, क्योंकि जितने जो है अकबर ने जीत हासिल किया उतने जो है इसने बढ़ाते ही चला गया। प्रत्येक सूबा सूबेदार अथवा प्रांतीय गवर्नर के अधीन हुआ करता था। यानी देखा जाए तो अकबर ने हर क्षेत्र में एक सूबा के अंतर्गत एक सूबेदार नियुक्त करता था और एक गवर्नर। ये सम्राट द्वारा सीधे नियुक्त किए जाते थे और सूबेदार प्रांत का प्रधान होता था तथा वह सामान्य कानून और व्यवस्था को जो है मेंटेनेंस किया करता था। उस क्षेत्र का जो है रूल रेगुलेशन को जो है बनाए रखना जो है इनके जो है महत्वपूर्ण कार्य हुआ करते थे। वह कृषि, व्यापार और वाणिज्य के बढ़ावा दिया करता था और राज्य का राजस्व भी बढ़ाया करता था। वह विद्रोहियों का दमन करता और अभियानों को के लिए जो है सेना मुहैया कराना इसका दायित्व होता था। सूबे में राजस्व विभाग का प्रमुख दीवान होता था। उसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी और वह स्वतंत्र अधिकारी होता था। उसे सूबे में राजस्व संग्रह का कार्य भी देखना पड़ता था और वह सभी व्यय का लेखा जोखा भी रखता था। यानी देखा जाए तो दीवान का बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्य प्रणाली थी। उससे आशा की जाती थी कि वह खेती योग्य भूमि भी बढ़ाएगा और कई बार उसे कार्यालय से जो किसानों की अग्रिम ऋण भी दिया जाता था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। प्रांत के बख्शी द्वारा भी वही कार्य किए जाते थे जो केंद्र में मीर बख्शी द्वारा किए जाते थे। इसकी नियुक्ति मीर बख्शी के सिफारिशों पर शाही दरबार द्वारा की जाती थी। वह सूबे के जो है मानसवादों द्वारा जो है देख रेख की जा रहे घोड़े और सिपाहियों की जांच और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार था। वह जो है मान सवादारों और तथा सिपाहियों दोनों के वेतन बिल जारी करता था और अक्सर इसका कार्यालय जो था वह किसी कार्य ने जुड़ा होता था। इसके हैसियत से जो है उसका कार्य था कि वह अपने प्रांत की घटनाओं के बारे में सूचना दी। प्रांतीय स्तर पर केंद्रीय सदर और सदर असुदार के प्रतिनिधित्व के सदर कहते थे और यह उन लोगों के कल्याण के लिए जिम्मेदार था जो धार्मिक गतिविधियों और शिक्षा के कार्य में लगे हुए करते थे और वह न्याय विभाग का भी कार्य करते थे और इस हैसियत से वे काजियों के कार्य के भी देख रेख किया करते थे। कहते हैं कुछ अन्य अधिकारी भी थे जिनकी नियुक्तियां प्रांतीय स्तर पर की जाती थी, जैसे दरोगाई या डाक महत्वपूर्ण था, जिसने जो कि संचार माध्यम के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता था और वह डाक वाहकों यानी मेरवाड़ा के माध्यम से दरबार में पत्र पहुंचाया किया करता था। यानी जो डाक वाहक होते थे उस समय जो है मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। कहते बकाया निविस और जो है बकाया नियागार की नियुक्ति सम्राट के सीधे रिपोर्ट भेजने के लिए की जाती थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। और महत्वपूर्ण तो आगे का टॉपिक भी जो है लोकल जो गवर्नमेंट है। चलिए देखते हैं लोकल गवर्नमेंट में क्या है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्थानीय प्रशासन। देखिए स्थानीय प्रशासन जो है मुगल साम्राज्य के अंतर्गत है कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक जो स्थानीय प्रशासन किस प्रकार की थी। कहते हैं प्रांत अथवा सूबे सरकारों में विभाजित हुआ करती थी। यानी देखा जाए तो प्रांत अथवा सूबे सरकारों में विभाजित होते थे और सरकारों को प्रागणों में बांटा गया था
और गांव प्रशासन की जो लघुत्तम इकाई के रूप में थी। सरकार सतह पर दो प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, फौजदार और अमलगुजार। यानी फौजदार अमलगुजार दो प्रमुख सरकारी सतह पर अधिकारी हुआ करते थे। कहते हैं फौजदार की नियुक्ति शाही आदेश द्वारा होती थी। फौजदार की नियुक्ति किसके द्वारा होती थी दोस्तों? किसके द्वारा? शाही आदेश के द्वारा, यानी राजा के द्वारा नियुक्ति होती थी। कभी कभी एक सरकार में कई फौजदार भी होते थे। कभी कभी इनकी क्षेत्राधिकार दो सरकारों में होते थे, जबकि वे दोनों अलग अलग सूबे में के होते थे। फौजदारी एक प्रशासनिक प्रभाग होता था जहां सरकार की क्षेत्रीय और राष्ट्रीय प्रभाग होता था। फौजदार का मुख्य कार्य अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्र के निवासियों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना होता था, और वह अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था संबंधी जो समस्याओं का निवारण भी किया करता था, और आवश्यकता पड़ने पर सेना तथा समय पर राजस्व एकत्र करने में सहायता भी दिया करता था। अमलगुजार अथवा अमील राजस्व संग्रह होता था, और उसका कार्य राजस्व का मूल्यांकन करना और राजस्व संग्रह करके देख रेख करना मुख्य दायित्व था। उसे आशा की जाती थी कि वह खेती योग्य जो है भूमि को बढ़ाए और किसानों को जो है सुरक्षा से राजस्व का भुगतान करने के लिए प्रेरित करेगा। वह सभी लेखा जोखा रखता था और प्रांतीय दीवान को प्रतिदिन प्राप्ति और व्यय की रिपोर्ट भी भेजा किया करता था। प्रगना स्तर पर जो है सिकदार जो है कार्यपालक अधिकारी होता था, और वह राजस्व संग्रह के कार्य में अमीलों की सहायता भी किया करता था। अमील प्रगणन स्तर पर जो है राजस्व संग्रह का कार्य देखते थे, और जो कानून नागो प्रगणनों में जो है भूमि संबंधित सभी रिकॉर्ड भी रखा जाता था। कहते हैं मुख्यतः शहरों में जो है कोतवालों की नियुक्ति शाही सरकार द्वारा की जाती थी, तथा वहाँ कानून और व्यवस्था को काफ़ी प्रभावी बनाया जाता था। वह शहर में आने वाले, शहर से बाहर जाने वाले लोगों का रिकॉर्ड भी रखने के लिए रजिस्टर रखता था। कहते हैं मुकद्दम गांव का मुखिया होता था, और पटवारी गांव के राजस्व रिकॉर्ड भी रखता था। वो अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा राजस्व संग्रह में जिम्मेदारियों को की जो है सेवा भी लेते थे। किलों की रखवाली जो है किलेदार नामक अधिकारी करता था, और वह किले के सामान्य प्रशासन तथा उसकी जागीर में दिए गए क्षेत्रों का प्रभारी भी होता था, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी था। कहते हैं उसके बाद था पतन, यानी प्रशासन प्रणाली अधिकारी से मुक्त था। यानी पतन जो होता था प्रशासन प्रांतीय अधिकारी से बिल्कुल मुक्त होता था, और पतन के गवर्नर को जो है मुतसद्दी कहते थे, जिसकी नियुक्ति सीधे सम्राट द्वारा की जाती थी, और मुतसद्दी माल पर कर एकत्र करता था, और वह सीमा शुल्क कार्यालय की देख रेख करता था। तो वह पतन की जो है टकसाल की देख रेख भी इसी के द्वारा किया जाता था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी था।